हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान का कौन सा छठवां पार्ट। जीव विज्ञान का छठवां पार्ट, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं लूसेंट एवं एनसीईआरटी बुक से। ये सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। तो जो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, और जो व्यक्ति चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, केंद्रक में। आप याद रखने कहाँ पर पाई जाती है, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। और डीएनए में कितने प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आप याद रखेंगे कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। आप याद रखेंगे चारों, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, अणु संख्या के आधार पर डीएनए एडिनिन सदैव जुड़ा रहता है। तो एडिनिन किससे जुड़ा रहता है, थायमिन से। आप याद रखेंगे एडिनिन जुड़ा रहता है थायमिन से। आप इसे याद रखेंगे, एडिनिन जुड़ता है किससे, थायमिन से। और अणु के आधार पर जो साइटोसिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो साइटोसिन जुड़ा रहता है गुआनिन से। आप याद रखेंगे इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडेनिन सदैव किससे जुड़ा रहता है, तो थायमिन से जुड़ा रहता है। और जो साइटोसिन है वो किससे जुड़ा रहता है, तो वो गुआनिन से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एडेनिन व थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो ये कितने हाइड्रोजन आबंध से जुड़े रहते हैं, एडेनिन और थायमिन, ये जुड़े रहते हैं 2 हाइड्रोजन आबंध से। और यदि यार बात करें कि जो साइटोसिन और गुआनिन है, जो साइटोसिन और गुआनिन है, ये कितने हाइड्रोजन आबंध से जुड़े रहते हैं, तो ये जुड़े हो होते हैं 3 हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था डीएनए की द्विकुंडलित मात्रा को, तो वाटसन और क्रिक ने किया था 1953 में। आप याद रखेंगे 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने किया था द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के लिए वाटसन एवं क्रिक को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के लिए वाटसन एवं क्रिक को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1962 में दिया गया। और जीन किसकी इकाई है, आप याद रखना, जीन किसकी इकाई है, डीएनए की इकाई है जीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए, सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है। तो सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए के द्वारा किया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण कौन नियंत्रित करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करता है डीएनए। कौन नियंत्रित करता है, डीएनए नियंत्रित करता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। आप याद रखेंगे कौन कौन सा, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आप याद रखेंगे कौन से 3 होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए, प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर कौन लाता है। तो कौन लाता है राइबोसोम पर, टीआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर कौन लाता है, टीआरएनए डालता है। और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता कौन करता है, तो आरआरएनए करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता कौन करता है, आरआरएनए करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल के चुनाव में मदद कौन करता है। तो ये काम होता है एमआरएनए का। केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल के चुनाव में मदद कौन करता है, तो एमआरएनए करता है। आर आरएनए का मतलब कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है आरएनए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पादप कोशिका का आकार लगभग कैसा होता है। तो पादप कोशिका का आकार होता है आयताकार और जंतु कोशिका का आकार होता है वृत्ताकार। आप इन्हें दोनों को याद रखेंगे। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है आयताकार, और जंतु कोशिका का कैसा होता है, ऐसा होता है वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दी है,
कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आप याद रखना, लवक किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। तारक काय किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो तारक काय पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तारक काय। और कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था विरचाऊ ने। किसने देखा? विरचाऊ ने देखा था 1855 में सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का दिए, कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? समसूत्री और अर्धसूत्री और आसूत्री। आप याद रखना कौन कौन से होते हैं। आसूत्री हो गया, समसूत्री हो गया, अर्धसूत्री हो गया। ये 3 प्रकार से होता है कोशिका का विभाजन। यदि और क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिए, आसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो आसूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। किन कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो समसूत्री विभाजन को की जो प्रक्रिया है जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? वाल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था 1879 में। 1879 में वाल्थेयर फ्लेमिंग ने सबसे पहले देखा था समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का दिए, समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कैसी कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं सारे कि समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया है? तो 5 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं वो 5 चरण? अंतावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ये 5 अवस्थाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिए, अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसने किया? तो अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण फार्मर और मूरे ने किया था 1905 में। 1905 में फार्मर और मूरे ने किया था अर्धसूत्री का नामकरण। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो बीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बीजमैन ने की थी। और अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था स्ट्रासबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिए, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किन कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। यहाँ पे 3 लिखा है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से? अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड, 2 चरणों में पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिए, जो अर्धसूत्री फर्स्ट है वो विभाजन, अर्धसूत्री जो फर्स्ट विभाजन है वो कितनी अवस्थाओं में होता है? तो वो 4 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन से? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। आप इसे याद रखेंगे, 4 चरणों में होता है। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, 4 चरणों में होता है अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दी, सबसे लंबी प्रावस्था कौन होती है? तो सबसे लंबी प्रावस्था होती है प्रोफेज फर्स्ट। कौन होती है? प्रोफेज फर्स्ट होती है सबसे लंबी प्रावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मेटाफेज प्रथम प्रावस्था कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है? तो मेटाफेज प्रथम प्रावस्था कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है? तो ये 5 में होती है। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायक्नेसिस। ये 5 क्या होती है? 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है मेटाफेज फर्स्ट प्रावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिए, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहा जाता है प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिए, जब समजात गुणसूत्र के साथ होकर जोड़े बनते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं तो इसे कहा जाता है सिनैप्सिस। क्या कहा जाता है? सिनैप्सिस कहा जाता है जब समजात गुणसूत्र एक साथ हो
होकर जो जोड़े बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं सिनैप्सिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम? जैव विकास। क्या कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहती है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के बाद कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणी परिवर्तन में समान होते हैं, तो उनको हम क्या कहा जाता है? उन अंगों को, उनको कहा जाता है समजात अंग। समजात अंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे अंग जो असमान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल संरचना या भ्रूणी परिवर्तन में भिन्न होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। मतलब एक जैसे वो दिखाई देने लगते हैं समरूप अंग, पर लेकिन वो मूल रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और जो मूल रूप से समान होते हैं पर लेकिन भिन्न दिखाई देने लगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? समजात अंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते थे परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व क्या हो गया? समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका लोप हो गया। जिन अंगों का लोप हो जाता है, जो हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे और उनका लोप हो जाता है, तो उन अंगों को क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कर्ण पल्लव हो गए या तो फिर पूंछ हो गई, ये जो लुप्त हो गए अंग, तो इन अंगों को क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। अब मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मतलब 100 अंग ऐसे है मानव शरीर के जो लुप्त हो चुके हैं, मतलब जिन्हें अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पक्षियों का विकास किस वर्ग से हुआ? तो पक्षियों का विकास हुआ तो सरीसृप वर्ग से। सरीसृप वर्ग से हुआ है पक्षियों का विकास। और जलचर जल स्थलचर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ? तो जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ है मत्स्य वर्ग से। और बात करें यदि यार कि स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किस वर्ग से हुआ? तो स्तनी वर्ग के जीवों का विकास हुआ है सरीसृप वर्ग से। सरीसृप वर्ग से हुआ है स्तनी वर्ग के जीवों का विकास। और जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिए? फिलासफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? फिलासफिक जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? लैमार्क की। लैमार्क की पुस्तक है फिलासफिक जूलॉजिक। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन क्या दी है? क्वेश्चन नंबर 50, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? टोंटोलॉजी। टोंटोलॉजी कहा जाता है उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को। तो ये रहे जीव विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, तैयारी करते हैं, सारे दोस्तों के पास में से शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको निरंतर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।